Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss our next topic in our chapter thermal properties of matter और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स को हम लोग बेटा आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन and coefficient of reflection of a thin uniform plate are 0.75 and 0.20 respectively. मतलब आपको गिवन है बेटा A बराबर 0.75 और रिफ्लेक्शन मतलब R बराबर 0.20. इफ 200 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज इंसिडेंट मतलब आपको QI गिवन है बेटा 200 किलो कैलोरी. ओके, is incident on the surface of the plate. Find the quantity of the heat transmitted. मतलब आपको QT कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये सवाल का डेटा हम लोगों ने लिख लिया. तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं तो मैं जानता हूं कि वी नो दैट A प्लस R प्लस T बराबर 1 होता है. सो इट इंप्लाई 0.75 प्लस का 0.20 प्लस का T बराबर 1 आएगा. तो यहां से देखिए T की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.05. यस और नो? बिल्कुल सही है. अब सवाल में पूछा गया है कि आपको QT कितना आएगा. QT क्या होगा बेटा? QT को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? तो हम जानते हैं T बराबर होगा आपका QT अपॉन QI. बोलो यस और नो? सो यदि ये ऐसा है तो हम लोग इसमें QT की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्टली और वो है QT बराबर T इंटू QI मतलब 0.05 इंटू 200. सो देखो पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 पंजे 10. सो आंसर विल बी 10 किलो कैलोरी. क्या सबका आंसर यही आया था? क्या सबका आंसर यही आया था? मैं उम्मीद करता हूं सबका आंसर यही आया हो. आगे बढ़ते हैं. देखो अब सवालों को पहचानिए और सॉल्व कीजिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है. कुछ वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें डेटा थोड़ा सा ज्यादा पूछा है. तो मैं सवाल को अब देखो बस एक्सप्लेन करूंगा, खुद से सॉल्व नहीं करूंगा, डेटा निकाल के देने का काम करता हूं. द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ थिन प्लेट आर 0.74 0.22. मतलब यहां पर आपको A की वैल्यू दे रखी है 0.74 एंड R की वैल्यू दे रखी है 0.22. तो एक बात बताओ, मैं देखो मेरे दिमाग में इतना तो चलने लग गया कि यदि ये डेटा दिया गया है तो यहां से मैं T निकाल सकता हूं इजीली. तो T कितना होगा? तो जरा देखिए 74 और 22, 4 और 2 6, 7 और 2 9 मतलब 96. तो आंसर विल बी 0.04. गिवन नहीं है लेकिन मैं निकाल लिया क्योंकि मालूम है ऐसे सवालों में जनरली इसकी निकालने की रिक्वायरमेंट हो सकती है. इफ 184 कैलोरीज ऑफ रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट मतलब यहां पर क्लियर है बेटा QI गिवन है आपको 184 कैलोरीज. फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड. बोलो कैसे करना है? तो आप लिखोगे QA will be equals to A times QI, QR will be equals to R times QI और QT will be equals to T times QI. बोलो यस और नो? तो अब आपको करना क्या है? सिंपल, यहां पर 0.74 मल्टीप्लाई बाई 184 कीजिए, यहां पर 0.22 मल्टीप्लाई बाई 184 कीजिए और यहां पर 0.04 मल्टीप्लाई बाई 184 कीजिए एंड आपके आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे. बोलो क्या इस सवाल में कोई परेशानी थी? आई डोंट थिंक सो. इस क्वेश्चन में कोई परेशानी होनी चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे. बेटा देखो सवालों को समझना जरूरी है. कैलकुलेशन वाला पार्ट आप इजीली कर सकते हैं बिना डरे. ठीक है, श्योर? ओके. द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट सरफेस ऑफ अ बॉडी इज 0.68. वैसे ही टाइप के देखो 2-3 सवाल एक जैसे हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. तो क्या दिया गया है? A की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी बेटा? 0.68.
व्हेन 100 कैलोरीज ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन द बॉडी, ओके, 27 कैलोरीज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। यहां पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि जब आपके पास में 100 कैलोरी की जो हीट है वो इंसिडेंट है, मतलब उन्होंने डेटा में दिया है QI, कितना दिया गया है 100, और क्या बोला गया है 27 कैलोरीज आर रिफ्लेक्टेड, मतलब QR की वैल्यू बेटा इस बार उन्होंने 27 दे रखी है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी, T आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस सवाल में कॉन्सेप्ट तो वही लगने हैं, बस आगे पीछे लगाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे a + r + t = 1, एक कॉन्सेप्ट तो वो आएगा, और उससे पहले देखो यदि मेरे पास a और QI दे रखे हैं तो मैं इस डेटा से QA कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो आएगा a × QI, मतलब 0.68 × 100 मींस यू विल बी गेटिंग 68 कैलोरी, बराबर है। दिस इज द आंसर ऑफ QA। अब एक बात और मैं जानता हूं, वो बात क्या है कि QI जो होता है वो बेटा QA प्लस का QR प्लस का QT के बराबर होता है। तो आप लिखोगे 100 विल बी इक्वल्स टू 68 प्लस का 27 प्लस का QT। बोलो यस और नो। तो यहां पर देखो 7 और 7 14 और 1 15, 5 1 6 और 2 8 और 1 9, सो QT विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस का 95, तो QT का आंसर आ गया 5। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए T, तो T विल बी इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाई QI, सो आप कर सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 100, सो यू विल गेट 0.05 एज द आंसर। ओके, सवाल देखो क्या है, What is the peak wavelength of the radiation emitted by a black body at the temperature of 40 डिग्री सेल्सियस। सवाल में एक बात समझ जाइए, यदि ब्लैक बॉडी रेडिएशन यदि वेवलेंथ से रिलेटेड बात कर रहा है, किससे रिलेटेड, वेवलेंथ से रिलेटेड बात यदि वो करता है, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में चलना चाहिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में ये पूछ रहा है। और ये क्या होता है बेटा, लैम्बडा मैक्सिमम बराबर B/T। सो यहां पर लैम्बडा ही पूछा गया है, तो लैम्बडा मैक्सिमम कितना आएगा B। अब देखो यदि आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं है तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। कितनी होती है बेटा, 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और कितना आएगा केल्विन में, 313। सो डेटा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, वेवलेंथ ज्यादा बड़ी आ रही है, हाँ ओके, -3 बेटा, सॉरी 2.893 इंटू -3। सो अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तो इसे लिख सकता हूं 2898 पॉइंट के बाद में इसको और शिफ्ट कर दिया तो 10⁻⁻6, तो माइक्रो की रेंज में होती है, मैंने बोला था ड्यूरिंग द लेक्चर। और डिवाइडेड बाई 313, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर 2898 डिवाइडेड बाई 313। तो लगभग यदि मैं कैलकुलेशन करता हूं तो देखो 3 7 21 3 8 24 3 27 3 8 24 8 के आसपास जाएगा, तो 313 इंटू 8 करता हूं मैं, 8 16 8 3 24 8 2 10 0 1 8 16 24 1 25, तो ये 2504 हो रहा है। मतलब मैं डिवाइड करने के पश्चात यहां पर 8 बार डिवाइड कर सकता हूं। 2504 मतलब यहां पर बचेंगे कितने, 9 बार जा सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 9 बार दे दो। 313 इंटू 9 करके देखते हैं, 9 3 27 7 2 9 1 9 2 11 1 28 2817, तो 9 बार जा सकता है 2817। मतलब यहां पर बचेगा कितना, 2898 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 2898 माइनस 2817, तो ये बचेगा 18। और अब क्या करता हूं, डेटा खत्म हो गया तो पॉइंट लगा लेता हूं, पॉइंट लगाते ही ये 0 हो जाएगा, तो 3 2 6, तो 9.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 9.2 माइक्रोमीटर। और हमने देखा हुआ है कि हमारी जो रेंज होती है वो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, तो डेटा भी वैसा ही हमें मिल रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में ना क्या होता है ना, कई बार है ना वो कांस्टेंट डायरेक्टली दे देते हैं, तो कांस्टेंट देने से क्या फर्क पड़ जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, किसके रिलेटेड है ना।
अब जैसे अब मान चलो ये सवाल है, अब इस सवाल में देखो क्या हो रहा है, इस सवाल में बोला गया है अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, एमिट्स 300 जूल ऑफ एनर्जी पर मिनट, फाइंड द एमिसिविटी। एमिसिविटी फाइंड करनी है तो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले एमिसिविटी से रिलेटेड चलने चाहिए, ठीक है। अब एमिसिविटी का फॉर्मूला एक तो है हमारे पास में स्मॉल ई बराबर, देखो जो फॉर्मूले आप रिकॉल कर पा ले पहले उनको लिख लो, तो ई डिवाइडेड बाई ई बी, द एनर्जी एमिटेड बाई ऑर्डिनरी बॉडी और एनर्जी एमिटेड बाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का जो रेशियो होता है वो एमिसिविटी होता है। एक तो मैंने ये यहां पर ई पढ़ा था, ठीक है, और दूसरा मैंने ई कहां पर पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था मैंने स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन में, जब हम लोगों ने बोला था कि यदि स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन को मैं वैलिड मानता हूं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तब मैं लिखता हूं ई बराबर ई सिग्मा टी टू द पावर 4। ई क्या है यहां पर, एमिसिव पावर है, और ई के बारे में मैं जानता हूं ये होती है Q अपॉन AT। सो इसका मतलब आई कैन से दैट, क्या कह सकता हूं मैं, Q अपॉन AT बराबर ई सिग्मा टी टू द पावर 4, और यहां से काम कर लीजिए, इस रिजल्ट को याद रख लीजिए, Q बराबर सिग्मा टी टू द पावर 4। हालांकि मैं आपको बताऊं ये रिजल्ट इसके बजाय ना ऐसा ज्यादा याद रखा जाता है, Q बाई टी बराबर सिग्मा ई ए कैपिटल टी टू द पावर 4, इस फॉर्मेट में ज्यादा याद रखा जाता है। क्लियर, ठीक है, ओके। अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोचो यदि मुझे ई चाहिए तो मैं लिखूंगा ई बराबर Q अपॉन टी होल डिवाइडेड बाई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, यस और नो। अब यहां पर जरा सॉल्व करते हैं, Q कितना है 300 जूल पर मिनट, मतलब 300 डिवाइडेड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई सिग्मा 5 6 7 8 स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। याद रखना इसमें माइनस होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में मैं माइनस भूल गया, पहले 2.898 इंटू 10 पावर -3 होता है। हालांकि सिंस मुझे वेवलेंथ का आइडिया था तो मैं उसे तुरंत करेक्ट कर पाया, लेकिन हो सकता है आप एग्जाम में इतनी जल्दी रिकॉल ही नहीं कर पाए उस चीज को और आप गलत कर बैठे। और हालांकि मैं जैसे बोल रहा हूं ना, एग्जाम में कई बार कांस्टेंट दे देते हैं तो उससे आइडिया लगने लग जाता है। ओके, इनटू एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -4। टेम्परेचर ध्यान रखना 727 डिग्री सेल्सियस, और हमारा कैल्विन में चलना है, मतलब 1000 कैल्विन, और पावर कितनी लगती है बेटा यहां पर 4, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3, 10 के ऊपर 3 0, 3 के ऊपर 4, 3 चौका 12, तो ये खत्म। 60 से काटोगे तो कितना बचेगा 5, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो ई का आंसर देखो क्या बनेगा 5 अपॉन, एक काम करो ना इसको भी काटने, क्या ये भी 2 बार कट गया, तो आपके पास में बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 7 14, 1 2 6 12 और 1 13, 3 1 2 10 और 1 11, तो 11.34। तो देखो इट इंप्लाइज ई का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/11.34, इससे डिवाइड करोगे तो 0.8 आंसर आएगा। हालांकि 2 या 3 डिजिट में निकालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको सिंगल डिजिट में निकाल के दे रहा हूं, बाकी आपको खुद से डिवीजन करके देखना चाहिए। ये मेरी आप लोगों को क्या रहेगी, एक छोटी सी प्यारी सी एडवाइस। हाँ, द एनर्जी ऑफ 600 जूल is radiated in 5 minutes by a body of surface area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। क्या लिखा है सवाल में, लिखा है एमिसिव पावर। तो ध्यान रखना सिंपल सवाल है, एमिसिव पावर मतलब क्या निकालना है, ई या ईबी या कुछ और, तो ई निकालना है। ऑर्डिनरी बॉडी है या ब्लैक बॉडी है, कुछ बोला नहीं है उसने, तो भैया कुछ भी होने दो। अब यदि उसने कोफिशिएंट ऑफ एमिशन दिया होता या एमिसिविटी दिया होता तो मैं बोलता ऑर्डिनरी बॉडी, अदरवाइज वो ब्लैक बॉडी है। तो
एमिसिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ए टी टू द पावर 4। सही है क्या? सॉरी 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 सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। यस और नो? क्या ये बात सही है? और एक और फॉर्मूला होता है E बराबर Q बाई ए टी। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा, बस इसको देखिए भाई, यही दो फॉर्मूले हैं हम लोगों ने जो सीखे हुए हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले में से मुझे लगता है कि टेम्परेचर के बारे में उसने कहीं कुछ बोला नहीं है, तो इट डेफिनेटली मींस, और दूसरा क्या है, एनर्जी के बारे में बोला है, द एनर्जी ऑफ 600 जूल, और 5 मिनट, और सरफेस एरिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो आप लिखोगे कैसा आएगा, 600 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया 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 कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू टाइम कितना है बेटा, 5 मिनट, मतलब 5 इंटू 60। लो भैया सॉल्व कर लो। अब इसको क्या करोगे, 6 से कटेगा 6, 1 0 से कटेगी 1 0, 5 से काटोगे तो ये जाएगा कितनी बार, 2 बार। 1 0 को 2 बार कैसे काट दिया, बेसिकली वो 10 बच रहा था, तो 5 2 10, 2 0 को यहां पर कैंसिल कर लो तो -2 आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो आंसर विल बी 200 और Q अपॉन टी वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कई बार एग्जामिनर ऐसा भी आपके साथ कर सकता है, चारों ऑप्शन में 200 लिख दिया और बस आपके साथ में क्या खिलवाड़ कर रहा है, यूनिट्स ही खेल रहा है। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बोले कि ऐसा कर लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अरे आजा, ओ इस बार नीचे से आया है सवाल। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है ना, अभी बहुत सारे क्या बोलते हैं, हमारी जो टीम है बहुत सारे काम कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, और हम उनको करवा रहे हैं। क्या दिक्कत है ना? पढ़ाना तो है, कैसे भी पढ़ा देंगे, बोर्ड तो यही रहने वाला है, पेन हमारे पास वही है, पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है ना? चलो, ऊपर से आए क्वेश्चन या नीचे से आए, लेफ्ट से आए या राइट से आए, क्वेश्चन वही रहने वाला है। देखो अब देखो, कहीं पे भी फुल स्टॉप की जगह ये लग गया है ना? हंस रहे होंगे ना इतनी देर से, ये क्या है? एक्चुअली ये फुल स्टॉप है। तो सर क्वेश्चन मार्क कैसा लगेगा पता नहीं, आगे आएगा जब देखेंगे। कंपेयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट, देखो ध्यान सुनो, कंपेयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी एट टेम्परेचर 527 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज दिस। ओके, यहां पर ध्यान रखिए। अब क्या हो रहा है, देखो क्या होता है ना, जब ये यही बिल्कुल लगभग ऐसा लगता है हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में और इसमें क्या फर्क होता है। तो फर्क ये समझ लीजिए, जब आपका सराउंडिंग का और इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तब हम लोग स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन को यूज करते हैं, और जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है तब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जाते हैं। तो अभी इस पे जाना है, तो टेम्परेचर कंपेयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, याद रखिए सबसे नीचे जहां लेक्चर समाप्त हो रहा था, जहां स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन समाप्त हो रहा था, वहां पर हम लोगों ने रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के बारे में चर्चा करी थी। और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को हम लोगों ने क्या बोला था, सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, और ये थी Q अपॉन ए टी, बराबर है। तो यहां से यदि मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब Q अपॉन टी की बात करता हूं, तो Q विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए, Q अपॉन टी इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस का टी नॉट टू द पावर 4। देखो सिंपल हो गया काम। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है Q बाई टी को, मतलब आप लिख सकते हो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इन फर्स्ट केस अपॉन सेकंड केस, सिग्मा तो एज इट इज रहेगा A1 T1 टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन A2 T2 टू द पावर 4 माइनस का टी नॉट टू द पावर 4। कैसे किया, समझ में आया? क्या है इस सवाल के अंदर में, कुछ भी डिफिकल्टी वाला नहीं है, बशर्ते आपको लेक्चर, आप देखो अभी है ना, आपके ताजा ताजा लेक्चर देखा हुआ होगा। क्यों ताजा ताजा लेक्चर रहेगा? क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले सीखे, तो आपके दिमाग में फ्रेशली बने हुए होने चाहिए, और यदि फ्रेशली बने हुए तो आप चुटकियों में इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो एरिया के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब आपका ये भी कांस्टेंट होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब यही करना है। तो आप लिखोगे R1 बाई R2 बराबर, अब देखो पहला केस में टेम्परेचर है 527, उसमें 273 को ऐड करो, 527
600 700 800, तो आपके पास में आएगा 800 टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंग 27 है, मतलब 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, और वो कितना है 127, मतलब 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। इतना ध्यान रखना बेटा, डेटा ऐसे आएगा। अब यहां पर जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो हमेशा एग्जामिनर ऐसा ही डेटा देगा ताकि आपको जीरो की परेशानी ना हो। तो अब देखो क्या हो जाएगा, सारी जीरो को आप कैंसिल कर लीजिए क्योंकि कॉमन निकल के कट जाएंगी। अब ये बचेगा 64 इंटू 64, कैसे किया, 8 की पावर 4 है तो 8 की पावर 2 का मतलब 64, और एक और 8 की पावर 2 है तो 64, माइनस 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 चौका 16 इंटू 16, और माइनस ये तो 9 इंटू 9 ही रहने वाला है। अब इस डेटा को बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इस डेटा को यदि आप सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। 9 9 81 है, 9 9 81 है, ऊपर 64 इंटू 64, तो देखो दो की पावर 0, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2028 4096 4096 माइनस 81, और ये है 16 16 256 माइनस का 81, और ये आपका रिजल्ट यहां पर आने लग जाएगा। इसको बस अब देखो, अब इसके बाद में कोई ज्यादा डेटा यहां पर नहीं बचा है जिसमें आपको जूझना पड़े, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आ गया, देखो क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया of black body maintained at 127 degree radiating energy at the rate of 1492 point joule per second। जूल पर सेकेंड मतलब आपको गिवन है बेटा Q बाई टी का वैल्यू 1459.2 और जूल पर सेकेंड है ना। फिर क्या बोला गया है, सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, टेम्परेचर आपको 127 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब टेम्परेचर 273 300 400 400 केल्विन टेम्परेचर दिया है। अब आप सोचो इसमें कौन सा क्या लगा सकते हैं, और ब्लैक बॉडी बोला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक बॉडी को ही यहां पर क्या करना है, लिंक करना है। तो कैसे करेंगे बोलो, तो ब्लैक बॉडी के लिए बस मैं इतना कह सकता हूं, अभी मैं सिर्फ इतना रिकॉल कर पा रहा हूं कि ब्लैक बॉडी से रिलेटेड हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज देखी है, ईबी बराबर सिग्मा टी टू द पावर 4, और ई का फॉर्मूला जो कि एमिसिव पावर है वो एक हम लोगों को मालूम है, वो होता है Q अपॉन एटी। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि Q अपॉन एटी बराबर सिग्मा टी टू द पावर 4। अच्छा मैंने अभी तो ये रिजल्ट याद करवा दिया था ना आपको, Q बाई टी बराबर सिग्मा ए टी टू द पावर 4, और ब्लैक बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी में ई लगाना है। ओके चलो कोई बात नहीं, डबल हो गई मेहनत। बोलो क्या आएगा, Q बाई टी आपको दिया गया है 1459.2, ये 1 है, बराबर सिग्मा, फिर से सिग्मा आ गया तो ये आएगा 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 इंटू एरिया आपको कैलकुलेट करना, और टेम्परेचर है 400 केल्विन, तो 400 की पावर 4। सो यू विल बी राइटिंग एरिया बराबर 1459.2 इंटू कुछ नहीं है अपॉन 400 की पावर 4 इंटू 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। डेटा में थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या होगा, ये 2 जीरो की पावर 4 है, मतलब 8 आएगा, 2 4 जा 8 और ये कट जाएगा। तो अब यहां पर देखो क्या बनेगा, 4 चौका 16 16 16 256, 1459.2 डिवाइडेड बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 5.67, ये यहां पर डेटा बनता हुआ नजर आएगा। यस और नो, सरफेस एरिया निकालना है, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। क्या ये सवाल किया जाने लायक था। अब यहां पर देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। यदि आप बोलोगे सब कुछ मैं ही करके दे दूंगा तो फिर आपके लिए क्या बचने वाला है, खुद सोचिए, क्या आपके लिए कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं। क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। आ गया क्या, हाँ आ गया भैया, ओके
अ मेटल क्यूब हैज ईच साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक बात को ध्यान रखना, देखो क्या होता है ना कि मैं कैलकुलेशन करके दे रहा होता हूं, कई बार हम भी जल्दबाजी में छोटी मोटी सी एक आधी मिस्टेक छूट जाते हैं, तो उस मिस्टेक को आप आइडेंटिफाई करके, ऐसा नहीं करना है कि ओ सर ने गलत कर दिया, सर ने गलत, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करनी कि आप उसे रेक्टिफाई करो, ठीक है। चलो सो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अ मेटल क्यूब हैज ईच साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर। इससे क्या पता लगा, इससे आपको एरिया के बारे में पता लग जाएगा। लॉसेस ऑल इट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 300 वैट। इसका मतलब आपको Q बाई टी दे रखा है 3000, ठीक है। लेंथ दे रखी है, इफ द एमिसिविटी इज 0.4, मतलब स्मॉल ई दे रखा है 0.4, फाइंड इट्स टेम्परेचर। देखो सवाल क्या है, सवाल ये है Q बाई टी बराबर सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 बराबर है, यही फॉर्मूला सीखा है मैंने। तो यहां पर टेम्परेचर पूछा गया, तो टी टू द पावर 4 विल बी इक्वल्स टू Q बाई टी डिवाइडेड बाई सिग्मा ई ए। यस और नो, सिग्मा ई ए आएगा या नहीं आएगा, आपने बोला बिल्कुल सही है। टेम्परेचर टू द पावर 4 विल बी इक्वल्स टू Q बाई टी है आपके पास में 3000 वैट डिवाइडेड बाई सिग्मा अगेन 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। इसके बाद में है E जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.4 इंटू ए। देखो सवाल को ध्यान से देखिए और बताइए कि एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा। मेटल क्यूब हैज ईच साइड ऑफ लेंथ दिस ना, और क्या लॉसेस ऑल इट्स एनर्जी एट अ रेट। अब ये क्या है, मेटल का क्यूब है, और यदि ये मेटल का क्यूब है तो इसका एरिया क्या आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब लेंथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहने दो, तो 1 का स्क्वायर। बस इतना सा यहां पर खेलना था, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इस डेटा को यदि देखोगे तो अब यहां पर 4th रूट निकालना है, जो सच में टेढ़ा काम है, ठीक है। अब करें क्या इसमें, अब दे तो दिया उन्होंने, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अंदाजे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये पावर को तो पहले ऊपर पहुंचा लो, तो ये आएगा 3 इंटू 8, ऊपर चले जाएंगे 9 10 11 10 टू द पावर 11 बच रहा है, तो 11 बच गया, ओके ठीक है। अपॉन, एक काम करो सुनो, यहां पर एक और जीरो मिल गई मेरे को ढूंढने पे, इस पॉइंट को हटा लो तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये 12 हो गया, 10 टू द पावर 12 हो गया। क्यों किया होगा आपको समझ आया, 4th पावर के लिए। ये बचा है 5, 6 चौका 24, 24 पंजे कितना हो गया 24 इंटू 5 करो, 5 चौका 20, 2 5 10 और 2 12, लगभग 120 हो गया। तो ये आपके पास में 120 नीचे बच रहा है लगभग, और 3 से काटोगे तो 3 चौका 40, तो 1/40 आ रहा है। तो T बराबर आ रहा है 1/40 इंटू 10 टू द पावर 12, और इसकी पावर लेनी है 4th पावर। तो यदि आप देखो ना, तो ये डेटा लगभग ऐसा है कि इसको मैंने 1/36 यदि लेता हूं, और इसको 10 टू द पावर 12 का 4th रूट निकालो, तो 10 टू द पावर 12 का 4th रूट तो डायरेक्टली आ जाएगा, कितना आएगा 3 जीरो होनी चाहिए। कितनी जीरो होनी चाहिए 3 जीरो, मतलब आप बोलोगे 1000, ठीक है। अब नीचे देखो क्या करते हैं, 40 को लगभग 36 मान लेते हैं, या थोड़ा सा बढ़ा लो तो 49 मान लो, तो 49 का रूट कितना आ जाएगा 7, और 7 का रूट अप्रोक्सीमेटली यदि आप लोगे तो लगभग 2.67, या 3 3 तो 9 होगा, और 2 2 4 होगा, तो ये बीच में कहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लगभग 2.5, 25 25 625, तो 2.5 में मान लेता हूं, ठीक है। और 2.5 का भी एक रूट और ले लो, तो 2.5 का जब आप रूट लोगे, मैंने 2 बार ले लिया क्या, एक सेकंड रुको, मैं क्या बोल रहा हूं, ये 40 आया, कैसे 40 आया, 6 चौका 24, 24 इंटू 5 किया था, जबकि 5.67 है। देखो एग्जाम में यही ट्रिक काम आएंगे आपके पास। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लगभग बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 120 से बड़ा आएगा। मैंने अभी क्या किया, इसको काट लिया, तो मैं मान लेता हूं ये डेटा लगभग मेरे पास 49 आया होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना कैलकुलेशन में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यही प्रॉब्लम होगी जब आप बोलोगे सर हम एग्जाम में कैसे कर पाएंगे, 4th रूट कैसे निकालेंगे, ये तो सिखाया ही नहीं है। तो यहां पर सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से ही काम चलेगा, और एग्जामिनर इतना समझदार है कि भैया 4th रूट आप नहीं निकाल पाओगे, तो इसके लिए वो कुछ समझदारी भरा ऑप्शन देगा। तो 1/49, 49 का रूट कितना हो गया लगभग 7,
और 7 का रूट फिर से यदि मैं निकालता हूं लगभग 2.67 के आसपास में मान लेता हूं, 2.7 मान लीजिए। अब इसको यहां पर डिवाइड करेंगे तो 27, तो कितना आ जाएगा 2.7 है, तो पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा ली, 27 से काटोगे तो लगभग 400, तो लगभग 400 केल्विन के पास आएगा। और यहां से आपके पास में लगभग 127 डिग्री या 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाला आंसर होगा। तो वो जो ऑप्शन देगा ना वो काफी दूर दूर देगा, ताकि आप इसे सही से क्या कर पाओ, जस्टिफाई कर पाओ, सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। यदि मैं एग्जैक्ट आंसर की बात करूं तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 385 केल्विन। एग्जैक्ट आंसर की यदि मैं बात करूं तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, 385 केल्विन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। लो भाई, एक सवाल और आ गया। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया दिस व्हेन इट इज मेंटेन एट दिस। बोलो क्या करना है इस सवाल में। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड बाई इन 1 मिनट, रेडिएटेड एनर्जी इन 1 मिनट, Q बाई टी, Q बाई टी, एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बराबर है, ये आपको निकालनी है। एरिया आपको दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, टेम्परेचर आपको दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 केल्विन। आसपास के आंसर वही डेटा जनरली बार बार आपको दिया रहता है। तो बोलो क्या करूं, तो Q बाई टी बराबर है आपके पास में सिग्मा ए टी टू द पावर 4, तो Q बराबर आएगा सिग्मा ए टी टू द पावर 4। कोफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी दिया है कि नहीं, तो आप क्या लगाओगे, सिग्मा 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 400 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू पावर माइनस का 4। टाइम है बेटा 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन की पावर 4। इस डेटा को अगेन सॉल्व करना है। इस चैप्टर में यही काम है, आपके पास में काफी गुणा भाग करने को आपको मिलेगा, उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो देखो क्या होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, और देखो और कुछ जीरो कटने लायक दिख रही हैं, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो से इसको काट लोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, और -1 को यहां पर पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूं तो मेरे पास बच जाएगा 0.567 इंटू 6 चौका 24, और बेटा ये कितना आएगा 4 चौका 16, 16 16 256। मल्टीप्लाई करते बैठो और यू विल गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ जूल। समझदारी भरा निर्णय क्या होगा, समझदारी भरा निर्णय ये होगा कि इसको 0.5 मान लो तो 12 हो जाएगा, 24 256 इंटू 12 करो तो 256 2 560 और 512, लगभग आंसर मैं बता रहा हूं 3072 जूल के आसपास में आंसर आएगा, या फिर 3 किलो जूल के आसपास में आंसर आएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। 6 और 1 7 जीरो, मैंने क्या किया इसको 0.5 मान लिया तो 12 हो गया। ठीक है, यस, ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, करेक्ट आंसर खुद से कैलकुलेट करना 0.567 सब कुछ लेते हुए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अब बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 70, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सवाल, यही लास्ट टॉपिक है हमारा। देखो यही लॉ है, उतने ही लॉ है, उतने ही न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला टास्क नहीं है। तो क्या हो रहा है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट एंड 62 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोजर। अब एक बात ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जो सवाल किए जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जो सवाल किए जाते हैं उनको करने का तरीका जो है ना, वो एक इस फॉर्मूले के ऊपर में बेस्ड है। इस फॉर्मूले को जरा हम लोग समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई टी बराबर के θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का θ0। इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के वो इसी से होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सवालों को पहचानने का तरीका, टेम्परेचर डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, 80 से 70 जा रहा है, कितने मिनट में, 5 मिनट में, फिर बोल रहा है 62 पे जा रहा है अगले 5 मिनट में। ऐसे टाइप के जो सवाल होते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ही होंगे। क्लियर हुई बात, क्योंकि एग्जाम में बच्चे
बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, सर हमें कैसे पता लगेगा स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन लगाना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है? सिंपल सी बात है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछ रहा है, टेम्परेचर बड़े बड़े दे रखे हैं उन्होंने, टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग और बॉडी का ज्यादा है तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन लगेगा। और जहां पर कोई बॉडी ठंडी हो रही है कि इतने से इतने में 5 मिनट में हो रही है, इतने से इतने में 10 मिनट में हो रही है, तो ऐसे सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से होंगे। ये एक जनरल आइडिया होता है कि ऐसे सवालों को करना है, ठीक है। चलो तो अब करते हैं, ये फॉर्मूले को याद रख लो, के क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट के टाइम पे मैंने बात कहा था कि के अपॉन एम एस आता है, वो याद है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए, कुछ वही ही है। तो देखो अब क्या करना है, पहला केस देखो क्या है, 80 से 70 जा रहा है 5 मिनट में, तो आप लिखोगे कैसे, 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5, मिनट में रहने दीजिए क्योंकि आंसर भी मिनट में आएगा, के अननोन है अभी हमारे लिए, कांस्टेंट है, ये आएगा 80 प्लस का 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट को थीटा रख लेता हूं, ये है आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, याद रहेगा कैसे करना है। ओके, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 80 में 70 के 10, 10/5 मतलब 2 इक्वल्स टू 80 और 70 7 7 40, 150, 150/2 75, तो k इंटू 75 माइनस का थीटा, इट इज इक्वेशन नंबर 1। जनरल तरीका बता रहा हूं, अगली बार आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। सर दूसरी वाली यहां क्यों नहीं लिख रहे? लिखूं क्या? चलो यही लिख देता हूं। आगे क्या हो रहा है, एंड 62 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 मिनट, तो कहां से जा रही होगी, 70 से 62 जा रही होगी, तो आप लिखोगे 70 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू के, और अब देखो क्या आएगा, 70 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा। बेसिकली सर ये कहां से आया, ये क्यों आ रहा है, तो ये एवरेजिंग की जाती है, उसका ये फॉर्मेट है, डोंट वरी अबाउट इट। सर ये पढ़ाया नहीं था ड्यूरिंग द लेक्चर, यस आई नो दैट, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो दिया तो उतना ही है आपके पास। अब यदि हम लोग बोले उस ओरिजिनल फॉर्मूले को जो मैथमेटिकल बेस्ड है उसके बेसिस पर यदि मैं सवाल करवाऊंगा तो आपसे होंगे नहीं, इस मेथड से सिंपल हो जाता है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है जो हमने इस फॉर्मूले को दिया हुआ है। तो 70 माइनस 62 डिवाइड बाई 5, तो यहां पर आएगा कितना, पहले इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, ऊपर में 2 बराबर रहने दो, बाद में लिखूंगा, इसको निकाल तो लूं पहले। 70 में से गए 62, कितने बजे, 8, तो आपको मिलेगा 8/5 बराबर के, 70 62 6 6 12 13 132 डिवाइड बाई 2 मतलब आएगा 66, तो 66 माइनस का थीटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, 2 बराबर के 75 माइनस का थीटा, ये है इक्वेशन नंबर 1। दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, ये डिवाइड का साइन लगाया तो क्या होगा, के से के कटेगा, 2 से इसको काटोगे 4 आएगा, यू विल बी गेटिंग 4/5 डिवाइडेड बाई 60 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 75 माइनस का थीटा। अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 75 150 300 माइनस का 4 थीटा बराबर 6 पंजे 30 0 और 330 माइनस का 5 थीटा। तो देख लीजिए थीटा का आंसर आ रहा होगा 30 डिग्री सेल्सियस। क्यों, ये इधर आएगा 30, ये इधर जाएगा +5, तो थीटा 330 में से 300 गए, तो यू आर गेटिंग 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप सो कि सवाल मेरा सही है, ठीक है, श्योर, ओके। शायद मुझे लगता है ये सवाल मैंने शायद बुकलेट में भी डाला हो सकता है, डोंट रिमेंबर, बट यस। एक और सवाल बचा होगा, कहां गया, खत्म हो गया क्या, नहीं डला तो था, हाँ है, एक और सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। सवाल में देखो थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। अब देखो जाहिर सी बात है, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप सवालों को सॉल्व करो, इतना लंबा तो नहीं खींचेगा, तो वो, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो आपको सवाल को लंबा करके दिया है। देखो सवाल में 3 स्टेप बन रहे हैं, क्या, पहले क्या हो रहा है, अ हॉट मेटल स्फीयर कूल्स फ्रॉम 60 to 52 इन 5 मिनट, फ्रॉम 52 to 44 नेक्स्ट 7.5 मिनट, ध्यान रखना टाइम बदल दिया, एंड टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट आपको बताना है, ओके। तो अब यहां पर पहला जो आएगा कैसे आएगा, 60 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 5 बराबर के इंटू 60 प्लस का 52 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, 2 अननोन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 60 में से 52 तो 8/5 बराबर के 60 और 52
तो 30 और 26, 30 और 26 56, 56 माइनस का थीटा, ये है अब तक। ओके, अगली इक्वेशन देखते क्या है। फ्रॉम 52 डिग्री सेल्सियस टू 44 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 7.5 मिनट। तो आप लिखोगे 52 माइनस का 44 डिवाइडेड बाई 7.5 मिनट को मैं लिख रहा हूं 15/2, ध्यान रखिए भाई 7.5 को 15/2 लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू के और 52 प्लस का 44 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का थीटा। यस और नो, सही है। चलो यहां पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इट इंप्लाई 2 ऊपर जाएगा, 52 में से चम्मा 6 और 2 8, 8 दूना 16, 16 डिवाइडेड बाई 15 बराबर के, और ये आएगा 26 और 22, 26 और 2 28, 38 48, 48 माइनस का थीटा। तो पहले इन दो इक्वेशंस को यहां पर आप कष्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए। अरे तो कैसे करेंगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो यू विल बी गेटिंग 8 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 15 बराबर के 56 माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई के 48 माइनस का थीटा। बोलो यस और नो। आपने बोला सही बात है। इससे क्या मिलेगा आप देखिए जरा, ये जाएगा या इससे काट लो, 5 दिया 15, 8 दूना 16, तो आंसर विल बी 3/2। तो मतलब मैं 3/2 नहीं लिख रहा हूं, तो सीधा कर देता हूं, के से के कटेगा, 3 ऊपर है तो 3 इंटू 48 कितना आएगा, 150 में से 6 गए, 144 माइनस का 3 थीटा बराबर 2 इधर में जाएगा, 56 दूना 112 माइनस का 2 थीटा। यस और नो, इसको इधर तो थीटा विल बी इक्वल टू 144 में से गए 112, कितना बचेंगे, 44 में से गए 10 तो बच गए कितने, 34, और में से गए 2 तो बच गया 32। ये आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा मिला है बेटा। अब इस थीटा की वैल्यू को आप ऐसी इक्वेशन में डालिए जहां से आपको के मिल जाए। क्यों, क्योंकि जब तक ये दो मिलेंगे नहीं तब तक आप अगली इक्वेशन में पुट कैसे करोगे। ओके, तो के आएगा कितना, 16/5 बराबर 15 के 48 माइनस का 32। बोलो 48 में से 32 गए तो कितने बचेंगे, सोचो जरा, बोलो 16। तो ये 16 से 16 गया तो के की वैल्यू आपको मिल चुकी है, के बराबर 1/15। ठीक है, अब अगले सवाल में देखो क्या, डिटरमाइन द टेम्परेचर इन द नेक्स्ट 10 मिनट। अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर क्या होगा। कहां पे छोड़ा है आपने, 44 पे। तो आप लिखोगे कैसे, यू विल बी राइटिंग लाइक दिस कि एक टेम्परेचर θ1 मान लेते हैं और 44 से जा रहा है थीटा, तो आप लिखोगे 44 माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई कितना था, कितनी मिनट में पूछा बेटा इसने, 10 मिनट। तो यू विल बी राइटिंग 10 बराबर के, जिसकी वैल्यू अब आपको मालूम है 1/15, और कितना आ रहा है 44 प्लस का थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 32 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोजर। तो बोलो क्या होगा बेटा, 5 से काटोगे 2 बार, इसको काटोगे 3 बार, बराबर है, और कुछ स्कोप है क्या। तो आपके पास में बच रहा है 44 माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1/3 44 प्लस का थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 32। क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, वाह। चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं। अब मेरी गलती से बढ़ा है तो मुझे ही सजा भुगतनी पड़ेगी। वो क्या है, 1/3 इंटू, देखो एलसीएम ले लो, तो ये आएगा 44 प्लस का थीटा माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। बोलो यस और नो। मैं जानता हूं मैंने स्टेप थोड़ा सा लंबा कर दिया, बट क्या है ना, जल्द कभी कभी हो जाते हैं। तो देखो ये नीचे 3 और 2 हो जाएगा, 44 और इसको देखो तो क्या आएगा, यहां पर आपको मिलेगा 44 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 बराबर ये मिलेगा आपको थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6, थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6। सो यू विल बी गेटिंग 6 का मल्टीप्लाई करो बेटा उधर में और 2 का इधर करो। करनी जरूरत क्या है, करनी जरूरत नहीं, 2 से काट दो सीधा 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 चौका 4 तिया 12, 120, 12 132। सो दिस विल बी 132 माइनस का 3 थीटा
बराबर थीटा माइनस का 20। सो यू विल बी गेटिंग इधर और इधर, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 थीटा बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस का होगा तो 152। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 152 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 8 32, 38 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। 38 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। अब जरा ध्यान से देखो इस सवाल के अंदर में क्या हो रहा है। मैं यहां पे लिखने लायक जगह नहीं है, चलो ठीक है। 60 से 52 कितना कम हुआ बेटा? 8 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में कम हुआ। फिर देखो 52 से 44, फिर से अगेन 8 डिग्री सेल्सियस है और 7.5 मिनट लगाए हैं। और अगली बार देखो क्या हो रहा है, 10 मिनट में पूछा और 10 मिनट में भी 44 से 38 पे आया है, मतलब 6 डिग्री कम हुआ है सिर्फ। और 6 डिग्री के लिए भी उसने 10 मिनट लगा दिए। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर तो टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है, मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा उतना टाइम ज्यादा लगने वाला होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? तो ये 2-3 वैरायटी के सवाल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, यही सवाल पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर हैं? सो बेटा इसी के साथ में हमारे जो न्यूमेरिकल्स, पॉसिबल न्यूमेरिकल थे वो मैंने यहां पर करवा दिए। थियोरेटिकल कुछ न्यूमेरिकल जो बनेंगे उनको आप एक बार क्रॉस चेक करना, आप बुक्स को रीड करना एनसीईआरटी, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ में हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। और आगे आने वाला जो चैप्टर है वो है आपका काइनेटिक थियोरी, जिसे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। और काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस ये मान के चलिए कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर में, जहां पर आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और वो सब जो डेटा आप करते हो, फिर गैस ग्राहम्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इक्विपार्टीशन और ये जो सारी चीजें जो बेसिक है एकदम केमिस्ट्री में, वही आपको पढ़नी है। वापस से वही पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के ग्राफ चलने वाले हैं, ठीक है। श्योर? सो एक बार मेरी आपको सलाह है कि आप एक एनसीईआरटी को भी पढ़ लें, अपनी फिजिक्स वाली को भी, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजें हैं। और केमिस्ट्री में जो आपका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, वॉन डेर वाल इक्वेशन, इन सबको पढ़ के रखें, क्योंकि देखो आपको वही चीजें रिपीट होने वाली है फिजिक्स में भी, ठीक है। श्योर? ओके। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए